आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये बीकॉम प्रोग्राम के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर में सिलेबस में आता है, बीकॉम ऑनर्स में भी आता है, बीबीए में भी आता है। तो जितने भी ग्रेजुएशन लेवल पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस है, मोस्टली सभी सिलेबस में ये इंक्लूड रहता है। तो सबसे पहली बात होती है कि प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग क्या है। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको दो प्रेफरेंशियल राइट्स अवेलेबल होते हैं। पहला राइट होता है टू रिसीव द डिविडेंड एट ए गिवन रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, यानी कि इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड पे करने से पहले एक फिक्स्ड रेट से, जो प्रेफरेंस शेयर्स के साथ नाम में लिखी होती है, उस रेट से पहले इनको डिविडेंड मिलेगा। अब जैसे 12% प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो 12% है। दूसरा इनको राइट होता है a right to repayment of capital before equity shareholders at the time of liquidation of the company। जब कंपनी बंद होती है और सभी अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के बाद जब कंपनी अपनी कैपिटल रिपे करना चाहती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल रिपे की जाएगी। तो ये दो इनको प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। ऑल्दो प्रेफरेंस शेयर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स के जो रिडेम्पशन के पर्पज से टाइप हैं उनको एक्सप्लेन किया है। तो एक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको राइट होता है टू गेट कन्वर्टेड देयर कैपिटल इनटू इक्विटी शेयर्स, जो इशू की टर्म्स कंडीशन होती हैं उसके अकॉर्डिंग। तो एक तरीके से उनका जो रिडेम्पशन होता है वो रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन कहलाता है। हम बाद में डिटेल में एक अलग से इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। और जो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं दे कैन नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब ये है कि उनका रिडेम्पशन होगा, वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन हम प्रेफरेंस शेयर्स को दो कैटेगरी में बांटते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका कंपनी रिडेम्पशन कर देती है कंपनी एक्ट में जो प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंगली। और जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं दे कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। लेकिन इस तरह के शेयर्स अब कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती, और अगर कंपनी ने पहले इशू कर रखे थे तो उनको उन्हें रिडीम करना पड़ेगा, जो टाइम मिला था कंपनी एक्ट जब लागू हुआ था तब। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी सारे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होते हैं अगर वो कन्वर्टेबल नहीं है तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग बेसिकली क्या होता है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मींस रिपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल वापस कर दी जाए। तो जो कंपनी एक्ट है 2013, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं कंपनी के, उसमें उसका ऑथराइजेशन होना चाहिए। तो हमने जैसे अभी बात की थी कि कोई भी कंपनी इस वाले कंपनी एक्ट जो 2013 है उसको शुरू होने के बाद इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। इट मींस ऑल शैल बी रिडीम्ड, और उसका प्रोविजन होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी, या वो कन्वर्टेबल होंगे, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जाएंगे, या रिडीम होंगे। दो ही बातें हो सकती हैं। अब जब रिडेम्पशन हम करने वाले हैं तो रिडेम्पशन की कुछ कंडीशंस हैं। कंपनी एक्ट की सेक्शन 55 में कुछ कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन है सच शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड, यानी कि पार्टली पेड शेयर्स अगर हैं प्रेफरेंस शेयर्स तो उनका रिडेम्पशन नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उनके ऊपर फाइनल कॉल ड्यू करनी पड़ेगी, रिसीव करनी पड़ेगी। जब वो फुल्ली पेड हो जाएंगे तब ही उनका रिडेम्पशन हो सकता है। लेकिन एक और सिचुएशन हो सकती है जब किसी प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कॉल इन एरियर हो। तो
अगर कॉल्सन एरियर है तो कंपनी उनसे फाइनल नोटिस देके वो कॉल्सन एरियर को रिसीव करेगी और उसके बाद में ही उनका रिडेम्पशन होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स और आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। यानी कि रिडेम्पशन अगर हमें प्रेफरेंस शेयर्स का करना है तो हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स का मतलब होता है जिसको उस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांटा जा सकता हो। तो उसमें से रिडेम्पशन करने के लिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है और उसके बाद वो उतना जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में रहेगा जिसका एक स्पेसिफिक यूज है, हम आगे चलकर स्टडी करेंगे उसको। या कंपनी रिडेम्पशन के पर्पज से फ्रेश इशू शेयर्स करेगी और फ्रेश शेयर्स इशू करेगी तो इसका मतलब उन फ्रेश शेयर से जो पैसा आएगा उसमें से कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स के कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, अकाउंट होता है, उसमें जो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, सरप्लस, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इसके अलावा इंश्योरेंस फंड और रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इनको भी यूज किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ओनली इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोविजन। जितना हमें प्रोविजन चाहिए उसके अबव अगर इनमें बैलेंस है उसको ही यूज कर सकते हैं। या रिजर्व या फंड के केस में उसके रिजर्व के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है या फंड के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है, उतना पैसा हम सीआरआर के लिए यूज नहीं कर सकते, उसके जो एक्सेस में होगा उसी को यूज कर पाएंगे। तो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं जिनको हम डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, यानी कि उनका यूज सीआरआर बनाने के लिए नहीं हो सकता। नंबर 1 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट क्या होता है कि कभी कभी कंपनी बनाने से पहले कंपनी ने कोई बिजनेस खरीद लिया था और कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, तो उस इनकॉर्पोरेशन यानी कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले का जो प्रॉफिट होता है वो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होता है। सीए वगैरह में इसके क्वेश्चन होते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट के। और प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कैपिटल नेचर का माना जाता है, इसलिए उसका यूज नहीं कर सकते। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो बैलेंस होता है उसको नहीं यूज कर सकते, रेवोल्यूशन रिजर्व को यूज नहीं कर सकते। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट या इन्वेस्टमेंट को नहीं यूज कर सकती क्योंकि वो कैपिटल नेचर का होता है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो डिवेंचर्स के रिडेम्पशन के लिए बनाया जाता है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व यूज नहीं कर सकते, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व भी यूज नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सीआरआर के लिए, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के लिए अवेलेबल नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है कि एनी प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ सच शेयर्स यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स शैल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका रिडेम्पशन प्रीमियम के ऊपर भी हो सकता है। अगर उनका रिडेम्पशन हम प्रीमियम पर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले से प्रोविजन करना होगा, वो या तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से करेंगे या सरप्लस यानी कि प्रॉफिट्स में से करेंगे। दूसरी नेक्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ सच शेयर्स redeemed shall be transferred from divisible profits to capital redemption reserve। इसका मतलब ये है कि अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स किया है तो जितनी
नॉमिनल वैल्यू के फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए हैं, उतना अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को ट्रांसफर करना होगा। और जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होता है उसका केवल एक यूज है, ओनली वन यूज। वो क्या है? इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। इसमें से कंपनी केवल फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इश्यू कर सकती है और कोई इसका यूज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम क्वेश्चन करने बैठेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें कैलकुलेट करना होगा कि हमें सीआरआर कितना बनाना है। तो हमने देखा था कि सीआरआर बनाने के लिए क्या नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड लेना होगा। लेकिन अगर हमने इस पर्पस से कोई फ्रेश इशू किया है तो वो उसकी जो नेट प्रोसीड्स हैं उसको उसमें से माइनस कर देंगे। अगर कोई फ्रेश इशू नहीं किया तो सीआरआर होगा इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम। तो ये नेट प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसमें हम नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड लेते हैं, प्रीमियम को कंसिडर नहीं करते, प्रीमियम को इग्नोर कर देते हैं। और अगर जो फ्रेश शेयर्स इशू किए हैं वो पार्टली पेड हैं तो जितना कॉल्ड एंड पेड अप अमाउंट है उसको ही नेट प्रोसीड्स में इंक्लूड करेंगे। तो कभी कभी हमें क्वेश्चन में दिया नहीं होता कि कितने फ्रेश इशू का कितने अमाउंट का फ्रेश इशू करना है, तो उसके लिए आप इक्वेशन यूज करेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इश्यूड माइनस प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर सीआरआर। कि आपके पास कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाने के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है उसको हम नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड में से माइनस कर दें। तो एक ये क्वेश्चन है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नेट प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू। तो ये मैंने 4 कंडीशन यहां पर दी हैं। आप जब वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में अपना आंसर लिखते जाएं और फिर जब दूसरी नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो उसमें आंसर दिया होगा तो उससे आप मिला सकते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। केस 1, कंपनी इशूड 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। केस 2, company issued 1,50,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share. Case 3, company issued 1,50,000 shares of ₹10 each at par, only ₹8 called and paid. Fourth case, company issued 1,50,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share, only ₹9 including premium is called and paid. तो चारों केसेस के आई होप कि आपने कमेंट में आंसर डाल लिए होंगे। तो कमेंट में आंसर डाल लिए होंगे, नहीं डाले तो डाल लीजिए फटाफट से। मैं नेक्स्ट स्लाइड आंसर बता रहा हूं। हाँ जी, तो फर्स्ट केस में कंपनी ने 1,50,000 शेयर इशू किए, ₹10 एट पार, फुल्ली पेड है, तो 1,50,000 इंटू 10 आंसर हुआ 15 लाख। सेकेंड केस में कंपनी ने प्रीमियम पर शेयर इशू किए हैं तो प्रीमियम को हम इग्नोर करते हैं, तो केवल कैपिटल अमाउंट ले लिया हमने 1,50,000 इंटू 10। थर्ड केस में पार्टली पेड शेयर्स हैं, केवल ₹8 कॉल्ड अप एंड पेड अप है, तो 1,50,000 इंटू 8 यानी कि यहां पर नेट प्रोसीड्स हुआ 12 लाख। थर्ड केस में ये भी पार्टली पेड अप का केस है, कंपनी ने ₹9 कॉल किया है और पेड है, लेकिन उसमें ₹2 प्रीमियम है, तो प्रीमियम को इग्नोर करेंगे तो ₹7 लेंगे, तो 1,50,000 इंटू 7 आंसर हो गया 10,50,000। आई होप कि आप सबका आंसर सही आया होगा, आपने ठीक से समझ के कैलकुलेशन करके लिखा होगा। ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी होता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल दिया है। अब एक और एग्जाम्पल है आपके सामने, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सीआरआर रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। केस 1,
कंपनी 12 लाख के शेयर्स रिडीम कर रही है, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करना चाहती है, और कंपनी ने 10 लाख रुपए का फ्रेश इशू किया है एट पार। इसमें नीचे ही आंसर हमने दे दिया है, तो 2 लाख आंसर हुआ। 12 लाख नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम माइनस नेट प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू। सेकंड केस में कंपनी 15 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रही है एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो हम केवल नॉमिनल वैल्यू लेंगे 15 लाख, और 15 लाख में से नेट प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू 10 लाख है, माइनस कर दिया। थर्ड केस में कंपनी रिडेम्पशन कर रही है 12 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर्स का एट पार, और कंपनी ने 9 लाख रुपए का फ्रेश इशू किया है एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो हम प्रीमियम को कंसिडर नहीं करते, सिर्फ 9 लाख को कंसिडर करेंगे। तो यहां पर 3 लाख रुपए का सीआरआर बनाना होगा। तो सीआरआर कैलकुलेट करने के लिए नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड माइनस नेट प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। अब एक बार जर्नल एंट्री समझ लेते हैं। तो हमारी पहली कंडीशन है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड होने चाहिए। तो अगर वो पार्टली पेड हैं तो हमें पहले फाइनल कॉल ड्यू करना होगा, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और फिर उस अमाउंट को रिसीव करने की एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी फुल्ली पेड हैं तो फिर इन एंट्रीज को बनाने की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई कॉल्स इन एरियर है प्रेफरेंस शेयर्स में तो क्या करेंगे, तो कॉल्स इन एरियर को रिसीव करनेंगे, आइदर सच अमाउंट शैल बी रिसीव्ड, तो रिसीव की एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और अगर कॉल्स इन एरियर रिसीव नहीं होता तो दूसरी कंडीशन फिर अप्लाई होती है कि ऐसे शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाएगा, और उन शेयर्स को फॉरफिट करके रीइश्यू करेंगे, और उसके बाद ही उनका रिडेम्पशन हो सकता है। तो जैसी सिचुएशन होगी वैसे ही हम एंट्रीज बनाएंगे। कभी कभी कंपनी के पास फंड नहीं होते तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपनी कोई असेट या इन्वेस्टमेंट बेचने पड़ते हैं, तो उसकी सेल की एंट्री बनानी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर सेल पर कोई लॉस हो गया तो उसको सरप्लस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, और कोई प्रॉफिट हो गया तो हम उसे कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट कैपिटल नेचर का है, P&L को क्रेडिट नहीं होगा। कभी कभी फंड कलेक्ट करने के लिए कंपनी डिवेंचर भी इशू कर सकती है, तो डिवेंचर इशू करने की एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अगर कोई इन पर डिस्काउंट या प्रीमियम है तो उसकी अकॉर्डिंगली एंट्री हो जाएगी, सेकंड एंट्री में एडजस्ट हो जाएगा। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट हो जाएगा, और अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स क्रेडिट हो जाएगा। अगर कंपनी फ्रेश इशू करती है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यूजुअली एक ही बार में जब सारा पैसा मांगते हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट नहीं लिखते, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखते हैं, और फिर उनको शेयर्स को अलॉट करने की एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर उन शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट होगा। उसके बाद हम रिडेम्पशन ड्यू करने की एंट्री बनाएंगे। रिडेम्पशन ड्यू करने की एंट्री होगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी नाम क्वेश्चन में दिया है वही नाम यूज करेंगे। रिडीमेबल वर्ड लगाना जरूरी नहीं है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो भी नाम क्वेश्चन में दिया है। देन अगर हम ऐसे शेयर्स को प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ध्यान रखें कि ये जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होते। तो ये हमने रिडेम्पशन ड्यू कर दिया, अब उनको सीआरआर बनाना है, हमको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है। तो जिस भी अकाउंट से बनाना है
उसको हम डेबिट करेंगे। जिस भी अकाउंट से हमको CRR बनाना है उसे डेबिट करेंगे, लेकिन हम यहाँ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को राइट ऑफ कर रहे हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को राइट ऑफ कर रहे हैं तो किस अकाउंट से राइट ऑफ कर रहे हैं? प्रॉफिट से कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व से भी कर सकते हैं। तो जिस भी अकाउंट से राइट ऑफ कर रहे हैं उस अकाउंट को डेबिट करके टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कभी कभी बैंक से लोन भी ले लेती है कंपनी रिडेम्पशन के लिए, अगर बैंक बैलेंस नहीं है तो बैंक से लोन लेने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट या बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, जैसा भी लोन है। और उसके बाद पेमेंट की एंट्री बनाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। Please like if you have found the video helpful, share it with someone who might need it, and subscribe for more such videos.